Hey guys, welcome back to my channel. In the today's video, I'm going to talk about India's economy. We are starting a new playlist for the students of class 12 specifically. This is going to be a complete series, आपके complete syllabus पे of the India's economy. There are going to be 11 lectures or 11 videos which will cover your complete syllabus. हर video में I'm going to cover one chapter and I assure you this is going to be one of the best revision classes. आपके boards के exam से पहले you want to quickly revise the entire course, कोई chapter, कोई topic, everything is going to be covered in detail. So I hope this helps you. So let's start quickly. So the first chapter is India's economy on the eve of independence. When I say on the eve of independence, that means during on that particular day when India got independent, 15th August 1947, what was the situation of the India's economy? How did the Britishers leave the India's economy? So 1947, 1948, उस particular time period में इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी सो व्हेन वी से ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट मीन्स इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस सो दैट पर्टिकुलर डे और टाइम पीरियड सो I'm going to cover this chapter in three parts. The first part is going to be India's economy before the British rule. यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, हाउ वॉज द इकोनॉमी वर्किंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, what exploitation was done to the India's economy. इसे हम कहते हैं colonial period. I'll tell you the meaning of this word also. And later, what was the situation of the India's economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस जैसे ही मिली हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी. 200 ईयर्स तक इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया था. सो व्हाट वाज द सिचुएशन आफ्टर दैट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वॉज रूल्ड बाय द मुगल रूलर्स, राइट, अकबर, शाहजहां एंड ऑल दैट, एंड औरंगजेब वॉज वन ऑफ द लास्ट नोन रूलर्स. आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी ऐसे सेंट्रल रूलिंग पावर नहीं थी जो इंडिया को सेंट्रली गवर्न कर रही हो या सेंट्रली रूल कर रही हो. दे वर किंग एंड क्वींस, राजपूत किंग्स थे, लेकिन छोटे छोटे दे यूज टू रूल देयर ओन पर्टिकुलर एरियाज. ऐसा कोई भी सेंट्रली सिस्टम नहीं था जो कि इंडिया को पकड़ के बैठा है या इंडिया को होल्ड करके बैठा है. दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन दैट इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. दैट वॉज द मेन रीजन. सो सिचुएशन क्या थी, मेजर वर्किंग पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही था. The handicraft industry of the India was one of the most reputed industry over the world. इंडिया के handicrafts, traditional cultures, styles, ऐसी चीज़ों की value थी, इनका exports था. There were governments. When I say governments, I can say rulers. They were small and scattered rulers. कुछ areas को rule कर रहे हैं. यूरोपियन कंट्रीज हमारी कंट्री से टेक्सटाइल्स, मेटल्स, ऐसी चीज़ें इम्पोर्ट करते थे. सो इंडिया हैड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. हम फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट्स करते थे. किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग द फाइनल गुड्स एंड नॉट द रॉ मटेरियल्स, बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. बट अगर आप फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ अ गुड पॉइंट फॉर एनी इकोनॉमी. तो इंडिया फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट्स करता था, और इंपोर्ट्स में इंडिया यूज टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट वाज वन ऑफ द रिच इकोनॉमीज, राइट. वी हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड इट वाज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी. वी वर नॉट डिपेंडेंट आउटसाइड द वर्ल्ड. हम अपने आप में ही काफ़ी सेल्फ सस्टेन थे. एग्रीकल्चर बहुत सारा था, फूड अबंडेंस थी. सो थिंग्स लाइक दोज वर प्रीटी गुड इन इंडिया एंड इट वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. ऑब्वियसली वी वर नॉट, I mean, they were rulers, but they were ruling for the progress of the country. तो ऐसी ruling को हम independent economy कहते हैं, right? So all in short, it was a wealthy economy with abundance of resources, but without a centrally managed government. That was one of the major drawbacks that India was suffering at that time after the fall of the Mughal dynasty. Now, so यहाँ पे मैंने चार्ट में समराइज किया है. बिफोर ब्रिटिश रूल क्या था, एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे मेजर सेक्टर था. फार्मिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल. और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो हाँ, हमारी इकोनॉमी मॉडर्न इकोनॉमी नहीं थी. यहाँ पे टर्शरी सेक्टर नहीं था, बैंकिंग वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी. बट फिर भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा वेल डेवलप थी और इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट शेयर था. सो इंडिया वॉज अ वेरी रिच एंड सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ colonial exploitation under the British rule. अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे आए, what happened? First of all, let me explain you the meaning of the word colonial exploitation. Colony, the word colony means when a country or any particular area is ruled by another particular country, another powerful country, then the country which is being ruled, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, that is called colony, right? And when the country which is ruling, it exploits the colony, then that becomes colonial exploitation, right? So when the ruling country, it is forcing the control over the another country for the purpose of the exploitation, then that becomes colonial exploitation.
So British, or let's say Britain, it was a powerful country. It was ruling India. India became the colony for Britain. And at the same time, it was exploiting India for its own purpose. So that is called colonial exploitation under the British rule, right? So British government exploited all the sectors of the Indian economy, be it agriculture, industrial, foreign trade, every sector was exploited. So let's understand one by one. Exploitation of agricultural sector. Agriculture sector को कैसे exploit किया? They started with the जमींदारी system. Earlier India में ऐसा कोई जमींदारी system नहीं था. The farmers owned their land. They used to produce mainly for self-consumption. और जो बचता था they used to sell out in the market. So that was thing going on. But then they came with this जमींदारी system. Now in this जमींदारी system there are 3 levels. First, landless farmers. वो farmers जिनके पास अपनी land नहीं है, वो किसी और की land पे farming करते हैं. Here we will call them tillers, right? Second, zamindars. Zamindars were declared the owners of the land, right? So tillers are working on the land of the zamindars. So zamindars, they are the owner of the land. They are not doing farming. They are not farmers. They can exploit the tillers to any extent. कोई भी ऐसे laws, there were no rules and regulation or laws to protect the farmers. Nothing like that. So zamindars can exploit them. Zamindars will take the tax from the farmers, and then out of that tax, certain portion they will pay to the government, and the other they will keep to themselves. So government का मतलब है British government. तो British government ने ये जमींदारी system start किया. They brought the zamindars in between the farmers and the government, and they said, this is your land. The farmers are working on your land. They are producing. You can take tax from them, and out of that tax you have to pay to us. Now what is the drawback of this system? The zamindars, they were declared the owners. They did not contribute anything to the agriculture sector. वो अपने farming में कुछ भी contribute नहीं करते थे. Farming की सारी cost, entire cost was borne by the farmers, by the tillers. और ये जो farmers हैं, इनको इतनी कम wages पे काम करते थे, और let's say the tax was so high that the major portion of the produce used to go to the tax, and they could merely sustain of what they are producing. Subsistence wages का मतलब होता है, subsistence मतलब सिर्फ उनका गुजारा होता था, that's all. They could not save anything, they could not buy anything, and that is why they were living in a very, very poor situation at that time. So this is how the agriculture sector started getting exploited during the British rule because of the zamindari system, right? Moving ahead, exploitation of the industrial sector. अब industries को कैसे exploit किया? First of all, we know that India's के जो products थे, they had a very, very reputed market. They had a very reputed, image in the market. They were very, known. So what did they do? They imposed heavy duties or heavy taxes on exports, right? So what happened now? India's products became very, very expensive in the foreign markets, and therefore their demand started reducing. जो कि इंडिया का एक मेन इंडस्ट्री सेक्टर था. मैंने आपको बताया, इंडिया डिड नॉट हैव एनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज. इट वाज नॉट अ मॉडर्न इकोनॉमी एट ऑल. लेकिन हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ही काफ़ी स्ट्रांग थी, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इट एज वेल. ऑन द अदर हैंड, इम्पोर्ट्स में क्या किया? फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट्स आता था, स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ओनली, they removed all the import taxes from those. So foreign के products जो कि machine से बने हुए हैं, they became very cheaper as compared to Indian products which were majorly handmade, right? So they became very, very cheaper compared to them. So इंडिया में भी Indian products की डिमांड कम हो गई और British products की डिमांड बढ़ गई. So the basically जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, उसकी डिमांड was completely killed outside India as well as inside India. This is how they exploited the industrial sector, right? Moving ahead, how did they exploited the foreign trade? Similarly, इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स जा रहा है उस पर हैवी टैक्सेस, दे प्लेस्ड हैवी टैक्सेस ऑन देम, एंड देयरफॉर इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होने स्टार्ट हो गए. ऑन द अदर हैंड, इम्पोर्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स वो इम्पोर्ट्स करते थे विदाउट एनी टैक्सेस. तो इंडिया में इम्पोर्ट्स की इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, राइट? बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के इम्पोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए एंड एक्सपोर्ट्स कम होने शुरू हो गए. एंड दिस इज अ वेरी, वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनी फॉरेन ट्रेड when your imports are increasing and your exports are falling. So that is how they started exploiting the foreign trade as well, right? So now we have done what happened, what was the state of the India's economy before independence. We have done how did the Britishers exploited each and every sector of the India's economy. Now we will see the situation of the India's economy on the eve of independence, right? So some features. फर्स्ट इज स्टैगनेंट इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी. द ग्रोथ एट दैट टाइम वॉज 0.1%, विच इज़ लाइक नथिंग. दिस इज नॉट अ ग्रोथ दैट एनी कंट्री शुड हैव. सो इट वॉज अ स्टैगनेंट इकोनॉमी. रुक गई थी इकोनॉमी वेयर इट वॉज.
Backward economy, per capita income was rupees 230. The per capita income is income of every person in the country for a year. So 230 rupees was the income for every person in 1 year, which is nothing, and it was a very very backward economy. Heavy imports, जैसे मैंने आपको बताया, because imported products were very cheaper compared to the India's handmade products, तो हमारे imports बहुत ज़्यादा heavy हो चुके थे क्योंकि हमारी domestic industry completely destroy हो चुकी थी. Limited urbanization, again still at that particular period of time, only 1947, 86% of the people were living in the rural sectors only, and only merely 14% of the people were living in the urban sector. यानी कि modern economy बिल्कुल भी नहीं थी. So urbanization was very very limited. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर बीइंग वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, लेकिन तो भी बहुत बैकवर्ड था क्योंकि जो फार्मर्स थे दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. फार्मिंग को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था ज़मींदारी सिस्टम ने, और जो फूड प्रोडक्शन हो रही थी वो मेयरली सब्सिस्टेंस यानी कि काम चलाने के लिए हो रही थी, जस्ट फॉर दैट. सो दैट इज कॉल्ड, आई विल एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल हाउ डिड दिस हैपन. एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, बिकॉज आई टोल्ड यू डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था बाय इम्पोर्टिंग द ब्रिटिश गुड्स एट चीपर प्राइसेस एंड एक्सपोर्टिंग द इंडियाज प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस. सो इट वॉज अ टू वे स्ट्रीट. सो दैट इज हाउ दैट वॉज द स्टेट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ एग्रीकल्चरल सेक्टर का स्टेट क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? व्हाट वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर डूइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? नंबर वन, लो प्रोडक्टिविटी, lack of irrigation, कोई भी irrigation facilities नहीं थी. The farmers were not using any technology, no fertilizers. Situation इतनी बुरी थी that we were not even able to fill the stomachs of our own country. Forget exporting. ठीक है. Commercialization, अब ये मैं आपको explain करती हूँ कि ऐसा क्यों था कि farmers सिर्फ subsistence कर रहे थे. What did the Britishers do? They started forcing the farmers that you start producing cash crops. Cash crops होती हैं tea, coffee and all that. ये वो crops होती हैं जिनकी market में प्राइस हाई होता है, सो यू अर्न मोर फ्रॉम देम, बट दे कैन नॉट फिल योर स्टमक, राइट. तो ये कैश क्रॉप्स होती हैं. ऑन द अदर हैंड फूड क्रॉप्स आर व्हीट, मेज. इनकी मार्केट में प्राइजेस कम होते हैं, बट इन दीज कैन फिल योर स्टमक. सो बिफोर द रूल, the India's farmers, they were majorly producing food crops, right? So that was sufficient for them to fill their own stomachs and to sell in the market as well. But Britishers, they started forcing the farmers to produce cash crops instead. तो जब फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए, नाउ दे यूज टू गो एंड सेल देयर कैश क्रॉप्स आउटसाइड द मार्केट, जिसके लिए उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे. एंड फ्रॉम दोज मनी नाउ दे हैव टू बाय फूड क्रॉप्स बिकॉज नाउ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स. तो वो जो पैसे होते थे उससे दे कुड मेयरली बाय फूड फॉर देम, एंड दैट्स ऑल. दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. यानी कि फार्मर्स सिर्फ अपना गुजारा कर पा रहे थे. दे वर नॉट अर्निंग एनी गुड मनी और दे वर नॉट सेविंग एनीथिंग. So that's called commercialization of the agriculture. This is what the Britishers did to exploit the agriculture sector as well. All right, moving ahead. Uncertainty, क्योंकि कोई irrigation नहीं थी, farmers आज भी rains पे ही depend करते थे. They used to depend on monsoons. अगर बारिश आएगी तो crops अच्छी होंगी, else the crops will not be good. Zamindari system, this I have told you, this was one of the major reasons that the agriculture sector was exploited. Owners versus tillers. एंड लास्ट वॉज फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल फार्म्स. जो भी फार्मर्स के पास जो भी लैंड होती थी वो बहुत ही छोटी छोटी लैंड है या बिखरी हुई लैंड है. लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मर विल से मेरे पास 10 एकर्स की लैंड यहाँ है, 10 वहाँ है, 10 वहाँ है, दिस वे. तो क्योंकि लैंड होल्डिंग्स वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी अनइकोनॉमिक. जैसे आपने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आपका प्रोडक्शन स्केल बड़ा होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई होती है. क्योंकि लैंड होल्डिंग्स वर वेरी वेरी स्मॉल, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो वॉज वेरी वेरी लेस. तो लैंड होल्डिंग्स बहुत ही अनइकोनॉमिक थी, राइट. सो दिस इज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मूविंग अहेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ का मतलब होता है जो हम टैक्स लेवी करते हैं ऑन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स. ऑलराइट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ मीन्स द टैक्सेस विच आर लेड ऑन द इम्पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स. जो आपके इम्पोर्ट्स हैं वो टैक्स फ्री हैं और जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं उन पे हैवी टैक्सेस हैं. सो द टैरिफ पॉलिसी वाज वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. डाइंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि इंडिया का वन ऑफ द मेजर सेलिंग पॉइंट था, जहाँ से इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, जिसकी बहुत अच्छी डिमांड थी. इट वॉज डाइंग क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट से दे वर फेसिंग वेरी वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन. द हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द चीपर मशीन मेड प्रोडक्ट्स. New demand patterns. Over the time, because Britishers ruled India for 200 years,
over the time Indians में भी there was a liking for Western products and Western lifestyle. This is in fact valid today as well. हम वेस्टर्न प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो डिमांड पैटर्न्स वैसे हो गए, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट अ लॉट फ्रॉम द वेस्टर्न मार्केट्स. इंट्रोडक्शन टू रेलवेज. रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, बट दैट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज द मार्केट ऑफ देयर इम्पोर्टेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन द इंडिया. इंडिया में ब्रिटिशर्स के जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसका मार्केट साइज एक्सपैंड करना चाहते थे वो. दैट इज वाई द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. Some 1805 India's first railway was started. And then no modern industry. India में कोई भी modern industries नहीं थी. There were minor Tata Steel and all that, but no attention was paid during the British rule to them. क्योंकि Britishers चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में ऐसी कोई modern economy आए. They did not want to, progress India's economy. They just wanted to exploit it for their own benefit. Then comes the foreign trade on the eve of independence. During the time of the independence, what was the situation of the foreign trade? First, India was the exporter of primary goods and importer of finished goods. याद करो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर कराया था, I told you India was the exporter of finished goods and importer of gold and silver. Gold and silver एक तरीके से raw materials ही हैं, you can process them over here also. लेकिन हम एक्सपोर्ट करते थे finished goods. But over the time the situation got reversed. हम अब प्राइमरी गुड्स यानी कि कॉटन, सिल्क, वूल, शुगर, जो कि बहुत ही कम प्राइसेस पे होते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे. और जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं जैसे कि कॉटन, क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें हम इम्पोर्ट कर रहे थे. सो द सिचुएशन गॉट रिवर्स्ड. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर ट्रेड. हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट था, ऑलमोस्ट 50%, more than 50% was going to Britain only, right? So more than 50% of the trade, both export and import, was directed to the Britain. They started a different route which is called Suez Canal. ये भी आपके कोर्स में है. Suez Canal is, I have a picture over here also. So Suez Canal is a shorter route that Britishers, they started from the from India to Britain rather than avoiding the longer route which passed through the complete Africa, right? And the last, सरप्लस ट्रेड बट नो बेनिफिट. ऑल्दो स्टिल इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड्स नहीं थी, तो हमारा एक्सपोर्ट अभी भी इम्पोर्ट से ज़्यादा था. तो हमारे पास फॉरेन ट्रेड सरप्लस था, बट दैट सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी. दैट सरप्लस वॉज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर वॉर्स. ब्रिटिशर्स के लैविश लाइफस्टाइल्स पे यूज होता था रादर देन द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी. सो दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. डेमोग्राफी का मतलब होता है, डेमो मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स स्टडी. वो नंबर्स जो किसी भी कंट्री के लोगों के बारे में बताते हैं उन्हें हम डेमोग्राफिक फीचर्स कहते हैं. तो इंडिया के डेमोग्राफिक फीचर्स कैसे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? फर्स्ट इट वॉज द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. दिस इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है. दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. ये मॉडल आपको बताता है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर कोर्स फॉर क्लास 12, बट स्टिल ये मॉडल आपको बताता है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे मूव करती है. तो स्टार्टिंग में जब किसी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होती तो उसकी पॉपुलेशन स्टेबल होती है. स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट इज वाई द पॉपुलेशन इज स्टेबल. ओवर द पीरियड बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्ट्स टू फॉल एंड डेथ रेट ऑल्सो स्टार्ट्स टू फॉल, बट डेथ रेट ज़्यादा तेज़ी से गिरता है और बर्थ रेट कम तेज़ी से गिरता है. सो द पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड देन द फाइनल स्टेज इज the birth rate and the death rate both are lower, दोनों ही कम है, and the population again becomes stable. इस सिचुएशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, विच इज द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट बताता है कि किसी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पुअर है. पीपल आर बीइंग बॉर्न बट दे आर डाइंग. People are not living a better life or a larger life. So this tells the situation of any country. So at that time, India's situation was not good at this. Today, India is somewhere in the stage 3, later stage 3, and we are very soon to enter stage 4, जब हमारी population दोबारा से stable होने वाली है with the lower birth rate and the lower death rate. But during the 1947 period, the birth rate was also very high, the death rate was also very high because Britishers did not pay any attention for the health infrastructure of the country. All right. Moving, low literacy rate बहुत poor था. People who can read and write, 16% was the overall, and for women it was even worse, 7%. Literacy rate technical meaning होता है people above age of 7 years who can read and write. That's called literacy.
सो इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा पुअर था. High infant mortality. Infant mortality, infants before the age of 1 year were dying. That's called infant mortality. I think it's 2 months, before the 2 months period. At that time, it was 218 infants per 1,000. यानी कि हर 1,000 बच्चों में से 218 infants were not able to survive. Today, it is 32 per 1,000. So, that time, the high infant mortality, again, it tells that the situation of health was very, very poor in the country. And last, low life expectancy, which I have told you. The life expectancy at that time was 32 years. Yani ki on an average, a person used to live the life of 32 years, which was again very, very bad. Today, it is around 69 to 70 years in India. Okay. So this suggests that the state of the health and the education infrastructure in the country was extremely poor at that time. This is during the British rule or on the eve of independence. Moving occupational structure on the eve of independence. Occupation की क्या situation थी? So occupational structure का मतलब होता है distribution of the working population in various sectors. आपको पता है 3 sectors होते हैं, primary sector, secondary sector and tertiary sector. तो कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, कितने लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे और कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे, इसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो एज फार एज प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न 72% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से भी कम था. जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ 10% लोग या उससे कम लोग काम करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर 10% पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रही थी. इसका तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं था. सेकेंडरी सेक्टर होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये हमारी कंट्री का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. सो एब्सोल्युटली नॉमिनल कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज वर नियरली डिस्ट्रॉयड इन इंडिया. And last comes tertiary sector. The remaining 17% or the 18% of the population was working in the tertiary sector. There was very much lack of educational and health infrastructure. So this shows that the Indian economy was highly unbalanced. Primary sector had too many people. Secondary and tertiary sector had too less people. There was no balanced growth, right? Moving infrastructure on the eve of independence. Infrastructure कैसा था इंडिया में? So if I say infrastructure, this is basically the physical things or the organizational thing like roads, railways, electricity, वो चीज़ें which are required for the working of the economy. ये ज़रूरी होती हैं तभी आपकी इकोनॉमी में काम हो सकता है. So railways, yes, they were introduced in 1800s by the Britishers, but primarily उसका purpose ये था, they wanted to increase the market size of the British products. That was the purpose of introducing railways in India and not the benefit of the country. But anyhow, it proved to be beneficial for India after the independence. This I'll tell you later how. Roads were very, very limited, or majorly जितनी भी roads थी, they were for the movements of raw materials and army only, not for the development or for the transfer of one product from one industry to one. Not for that, just for the army and raw materials purpose. Water transport, ports develop हुए थे. There were ports being developed, as I told you, but majorly again to export and import British products only from India to India. That's why. And the last, communication majorly उस time posts और telegraphs के through ही होता था. That was the main source of communication at that particular period of time. And of course, still the infrastructure was far from satisfactory measure of development. इस infrastructure के साथ development नहीं हो सकती. Now the last thing is positive impact of British rule. Did the Britishers leave any positive impact on the India? I will call them side effects. कुछ positive impacts आए इंडिया में, but it was not their purpose. It somehow happened. So let's see what were the positive impacts of the British rule. First, commercial outlook of the farmers. British rule से पहले हमारे farmers सिर्फ farming करते थे for self consumption, या जो बच गया they used to sell out in the market. But after the British rule, the farmers had a commercial outlook. Now they started looking into the market demand. What is going on in the market? That is what we will produce. So somehow this proved to be beneficial for the country. Monetary exchange instead of barter system. India में barter system चलता था. You can exchange things for things, but they came with a central measure of unit, जिसे हम money कहते हैं. So this again proved to be good for the country. New employment source due to roadways and railways, क्योंकि उन्होंने railway start की, वहाँ से employment opportunities निकल के आती हैं. कंट्रोल ऑफ फेमाइंस ड्यू टू फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ये मैं आपको बता रही थी रेलवे से क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड स्कैसिटी थी, इरिगेशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा फेमाइंस आए इंडिया में, पीपल वर डाइंग ऑफ फूड हंगर. तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास रेलवेज थी, द गवर्नमेंट वॉज एबल टू प्रोवाइड द फूड टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रेलवेज.
तो फेमाइंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए बिकॉज ऑफ दीज फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि ब्रिटिश रूल से पहले नहीं थे. सो दैट इज वाई इट बिकेम अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द कंट्री. And the last is they taught India an efficient system of administration. As I told you, India में कोई भी centrally planned government नहीं थी. And when they came, they told us how to govern the country, how to, paperwork and all those things they brought with them. So India learned an efficient system of administration from the Britishers. So these are some of the positive impacts of the British rule. और लास्ट आपके कोर्स में आता है सम नोटेबल इंडिविजुअल्स. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस टाइम पे इंडिया वॉज अंडर द कॉलोनियल पीरियड दे टुक एफर्ट्स to actually find out what is going on in the India's economy. The Britishers did not even were not even concerned how is the economy growing, what is the state of the economy. They were not concerned with that. But some people in India took those efforts. They took modest efforts to calculate India's national income, India's per capita income during those periods. So some of them are V.K.R.V. Rao, Dadabhai Naoroji and R.C. Desai. These are some of the notable individuals who took some efforts to calculate the India's economy, to measure the India's economy during those time periods. So this is your complete chapter number 1. I hope you like the video. I hope you have understood what I'm trying to say. These slides I will share on my channel. You can find the link in the box below. And in the next video, I'm going to start with the second chapter, which is the India's economy during 1950s to 1990. यानी कि जब इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस मिली, what did the government started doing during that particular period of time. So that's all. This we will do in the next video. I hope you all like the video. I hope you all understand the concept. Till then, keep learning. Thank you so much.